नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए आरोपों और सवालों के जवाब दिए और विपक्ष पर भी जमकर करारा हमला बोला। केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत में रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया। मानसून के साथ ही कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था के तेजी से पटरी पर लौटने का खास जिक्र किया। उन्होंने सतत विकास के स्तंभों का जिक्र किया और कहा कि इस बजट में गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, आदिवासी और समाज के हर तबके के विकास के लिए पूरा ध्यान केंद्रित रखा गया और साथ ही देश की अर्थव्यवस्था और विकास दर को बनाए रखते हुए रोजगार सृजन के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार सहयोगात्मक संघवाद में भरोसा करती है और इसके लिए राज्यों का आवंटन पहले के मुकाबले बढ़ा है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ी राज्यों की भागीदारी पहले के मुकाबले बढ़ी है। बजट में मध्य वर्ग का खास ख्याल रखा गया है और कृषि के विकास के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। विपक्ष की आलोचनाओं का भी उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया। आज इस विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे इसी वित्त मंत्री के लोकसभा में दिए गए बजट पर चर्चा पर दिए गए जवाब का। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अनिल कुमार, प्रोफेसर अनिल कुमार, जो कि प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं और साथ ही साथ प्रोफेसर हैं एसआरसीसी में, और शुभमोय भट्टाचार्य जी, जो कि वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक, आर्थिक पत्रकार हैं। दोनों खास मेहमानों से हम जुड़ेंगे और उनकी टिप्पणी भी जानेंगे। लेकिन आइए देखते हैं कि क्या कुछ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में कहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट सत्र के वित्त वर्ष 2023-24 के पेश किए गए बजट पर चल रही चर्चा का जवाब दिया। वित्त मंत्री ने पूंजीगत व्यय पर बात करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2023-2024 के बजट में 10 लाख करोड़ की एक बड़ी रकम का प्रावधान पूंजीगत व्यय के लिए किया गया है और ये 2013-2014 में यूपीए सरकार के अंतिम पूर्ण बजट के समय केवल 2,91,000 करोड़ रुपए था। साथ ही उन्होंने बताया कि पूंजीगत खर्च के लिए किए गए इस प्रावधान में 1,30,000 करोड़ राज्यों को बिना ब्याज ऋण उपलब्ध कराने के लिए है। The capital expenditure for 23-24 is a 10 lakh crore, which most members have heard me say, whereas in the year 1920 this amount was only 3.39 lakh crores, and if I go to the last full budget presented during the UPA's 10 years, that is in 2013-14, it was only 2.91 lakh crores. The states will be the partners in this massive capital expenditure exercise, and in the budget of 23-24, that is the current budget, we have made an allocation of 1.3 lakh crores to the states as interest-free capital expenditure loan, which will run for 50 years. वित्त मंत्री ने मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर बजट में किए प्रावधानों पर बात करते हुए कहा कि नई टैक्स व्यवस्था से मिलने वाले फायदों के अलावा छोटी बचत योजनाओं के जरिए भी मध्यम वर्ग के लाभ के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। For middle class, sir, the new tax regime is very attractive. No tax for those with income less than 7 lakhs. Tax exemption limit will be 3 lakh under new regime against what was prevailing at 2.5 lakhs earlier. Standard deduction for salaried allowed in new regime as well. Doubling of investment limit in small savings schemes from 15 to 30 lakh, and increase in limit of monthly income scheme benefiting senior citizens and others through high interest rate with full safety will also benefit the middle class. And finally, for middle class, new small savings scheme for women and girls with attractive interest rate of 7.5% for a 2-year tenure. वित्त मंत्री ने रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी के लिए बजट में किए गए प्रावधानों की बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के जरिए युवा अलग अलग क्षेत्र में बेहतरीन कोर्स कर देश और विदेश में रोजगार के लिए तैयार हो पाएंगे। Tourism package for 50 destinations, creating direct and indirect jobs. PM Kaushal Vikas Yojana 4.0 to be launched, covering new age courses like coding, AI, robotics, mechatronics, IoT, 3D printing, drones, and soft skills are all aimed at giving that lead advantage
for those who come out of colleges with these skills who can then be employable straight away. 30 Skill India International Centers will be established to train youth for international job opportunities inclusive of any optional language which they would want. So this is about employment, particularly from this budget. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए पेश किए गए बजट को राजकोषीय तौर पर एक बेहद संतुलित बजट बताया। उन्होंने कहा कि बजट भारत के विकास की क्षमताओं से समझौता किए बिना एक बेहतरीन संतुलन बना रहा है। I have to put in a few words what this budget of 2023-24 is. It actually, in a way, if I can say, astutely balances the requirement for India's development imperatives within the limits of fiscal prudence. So that is a very difficult balance. I'm sure most of us who are speaking on the Indian economy and the budget would observe that it is a very, very tight, measure. It's a very delicately balanced act, and that's what has been achieved in 2023-24 budget without compromising on India's growth potential. और इस विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अनिल कुमार जुड़ चुके हैं जो कि प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं। प्रोफेसर अनिल कुमार जी, स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर जिस तरीके से विपक्ष के जो आरोप थे, विपक्ष की जो आलोचनाएं थी, विपक्ष के जो तंज थे, उनका आज सिलसिलेवार तरीके से वित्त मंत्री ने जवाब दिया। सब बातों को दरकिनार करते हुए राजनीति से इतर अगर देखें तो जिस तरीके से मध्यम वर्ग की जो अपेक्षाएं थी पिछले कई वर्षों से, वो इस बजट ने पूरी की है। वित्त मंत्री का ये कहना है। एमएसएमई की आकांक्षाएं पूरी हो रही, रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं, कृषि क्षेत्र में तेजी के साथ साथ किसानों की आय बढ़ेगी। सिलसिलेवार तरीके से हम भी चर्चा करेंगे। अगर देखें तो मध्यम वर्ग की अपेक्षाओं पर कितना खरा है और कैसी विपक्ष की आलोचना कितनी सही, जवाब कितना तर्कवान। देखिए, बजट में जब वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया, उसमें सप्त ऋषि 7 बिंदुओं के ऊपर जोर दिया। उसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, एम्पावरमेंट ऑफ यूथ एंड डेवलपमेंट प्रायोरिटीज को बिल्कुल साफ किया। आज हमारा देश विश्व में सबसे तेज विकास गति से बढ़ने वाला देश है। इस विकास का मोमेंटम जारी रहना चाहिए। जो आज हमारा सपना है 2047 तक, हम जब हमारे 100 साल हमारे आजादी के पूरे हो जाएंगे तो भारत एक विकसित देश बने। इसको ध्यान में रखते हुए जो पूंजीगत एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसमें सब्सटेंशियल हाई 38% का किया गया है। जब हम पूंजीगत निवेश करते हैं उसमें ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही जोर रहता है। उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है ग्रोथ के ऊपर और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। जितना हम इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्च करते हैं उसका इफेक्ट हमारी इकोनॉमी में कई गुना जाकर होता है। तो ये तो हो गई डेवलपमेंट की प्रायोरिटीज। अब जहां तक मैं दूसरे वर्गों चर्चा जारी रखेंगे प्रोफेसर अनिल कुमार जी, लेकिन आइए सीधे चलते हैं राज्यसभा, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर चर्चा का जवाब दे रही हैं। The government in the center, the states, and also the people of India together will have to build India's economy. So we have faced several challenges, inclusive of the external challenge, the war, the disruption in the supply chains, and so on. But as I mentioned in the budget, we are aiming to bring in greater traction for this growth through the way in which we want to build and empower women's groups, which are spread all over the country, more than about 80 lakh women's groups which are spread all over the country, for whom we shall provide professional assistance and also build their strength so that they can also become manufacturers or service providers. So the budget 2023 balances very delicately the development objectives as much as keeping the fiscal prudence. And therefore this budget, coming as it does at this time when we're looking at the Amritkal, at the same time facing a lot of external challenges, it has carefully managed to provide for the challenges if it emerge, at the same time also brings in more futuristic opportunities for our youth.
and in terms of skills, in terms of the AI centers that we're creating, in terms of providing the industry equal opportunity to use all the labs and the facilities for science and so on, we are making opportunities open. The budget spoke for itself, sir, so I don't want to get into details of the budget, although most of the members, when they speak, whether in this House or in the Lok Sabha, do raise questions about how much of the central revenues are being shared to the states. So on that, I would like to take a minute to say, total resources being transferred to the states, central share in taxes, that is, releases under centrally sponsored schemes as well. So both put together, the total resources being transferred to the states under the BE 23-24, the budget under consideration now for the forthcoming year, is estimated at 17.98 lakh crores. This is higher by 1.55 lakh crores over the current running year, 2022-23, and by 2.9 lakh crores more than the actuals of 21-22, the year before. So consistently we are increasing the devolution in terms of central share to the states. So this worry which comes in the minds of people is not well founded at all. Actually, the share is going up. The capex as well, the capital expenditure as well for 23-24 is at 10 lakh crores. Actually, in 2019-20, which is the year before the pandemic, it was only 3.39 lakh crores. So within a matter of 3 years, we have progressively increased it from 3 to 5 to 10, 3 to 5 to 7 to 10. So you can see the growth. Whereas if I for a minute go back to the last year of UPA's 10-year rule, 2013-14, this amount was only 2.91 lakh crores. So 13-14 it was 2.91 lakh crores. Pre-pandemic 19-20 it was 3.39 lakh crores, whereas this year we've given 10 lakh crores. And the states will be partners in this massive capital drive. Budget 23-24 has from this 10 lakh crores given 1.3 lakh crores for the state's exclusive use. So because in principle we believe capital expenditure, provision for capital expenditure is actually given us that traction in growth post-pandemic and the year after that as well. So this year too we have given that emphasis, and that emphasis is being shared with the states, where we give them the amount on a 50-year loan with no interest charged on the states. So other than that, there are obviously the details of the budget itself. It has come up with a lot of provision for the middle class, for the employment generation, for MSMEs, for agriculture, for rural population, specific pointed programs and outlays, for health and for green growth. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब दे रही। इससे पहले उन्होंने लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब दिया था। दोनों सदनों में आज बजट पर चर्चा का जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया। हमारे साथ प्रोफेसर अनिल कुमार जी हैं, हम चर्चा जारी रखेंगे। प्रोफेसर अनिल कुमार, अगर देखें जिस बात को आप कह रहे थे, पूंजीगत व्यय की बात, साफ तरीके से उन्होंने कहा केंद्र की योजनाएं और केंद्र का हिस्सा दोनों को मिलाकर 17.98 लाख करोड़ रुपए, 33% की वृद्धि, 10 लाख करोड़ रुपए तक का पूंजीगत व्यय। 13-14 का जो ये स्टेट्स है वो है 2.91 लाख करोड़ रुपए, जो कि यूपीए का अंतिम पूर्णकालिक बजट था। इतनी बड़ी बढ़ोतरी, और उसके बाद विपक्ष का ये कहना कि राज्यों को उनकी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, और सरकार ये कहती है कि हम सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ज़बरदस्त व्यय में वृद्धि और साथ ही साथ रोजगार सृजन से लेकर सभी क्षेत्रों में तेजी आएगी। देखिए, जहां तक अपोजिशन का सवाल है, उनका काम तो अपोज करना ही है, मैं तो यही कहूंगा। लेकिन जहां तक हम इस बजट की मेरिट के बारे में विचार करें, सरकार के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। एक इलेक्शन, जनरल इलेक्शन भी सामने आ रहा है। सरकार चाहती तो लुभावने वाला भी बजट दे सकती थी, लेकिन ये बजट एक दूरगामी प्रभाव वाला बजट है, जिसमें देश का विकास
सबसे ऊपर रखा गया है, और देश का विकास ऐसा जो कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, जिसमें समाज के जितने भी कमजोर वर्ग हैं। आज हम देखते हैं इस बजट में, चाहे जो हमारे एसटी पॉपुलेशन से आते हैं, जो ग्रामीण हमारी अर्थव्यवस्था है, उसमें सब्सटेंशियल आउटले किया हुआ है। मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगा। जब हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, ट्राइबल वेलफेयर, अकेले ट्राइबल वेलफेयर में 70% की वृद्धि इस बजट में की गई है। और सबसे बड़ा इसमें जो जोर है, जो हमारे कुछ ट्राइबल एरियाज हैं जो कि एक सिकल सेल एनीमिया की एक बीमारी है, उससे वो ग्रसित रहते हैं। जी, तो एक सोच की मैं बात बता रहा हूं कि सरकार ने इस बजट में घोषणा की है कि सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन ये लागू कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन जितने भी ट्राइबल एरिया उस बीमारी से ग्रसित है, इस बीमारी में जो रेड सेल्स हैं वो इफेक्ट होते हैं, उनकी शेप इफेक्ट होती है, एक बहुत गंभीर बीमारी है, उसके ऊपर एलोकेशन किया है। जी, एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल है, उसमें 38,000 टीचर्स और सपोर्टिंग स्टाफ का प्रावधान इस बजट में किया है। और साथ साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी है लद्दाख के रीजन में, खासकर लद्दाख में मैं बता दूं कि अधिकतर पॉपुलेशन हमारे एसटी वर्ग से आती है, उनकी तरफ ध्यान दिया है। ये तो उसकी बात होगी। जहां तक महिलाओं की बात है, एक स्पेशल स्कीम महिलाओं की सेविंग के लिए, जिसमें कि सिक्योरिटी के साथ साथ जो ब्याज की दर है वो अधिक है। इस बजट के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसमें हमारे पूरे देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, लेकिन उनको स्केल अप कैसे करें, उनकी आमदनी कैसे बढ़ाएं, तो उसको स्केल अप करने के लिए हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उसके साथ लिंक किया। मैं सोच की बात बता रहा हूं कि कैसे हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस बजट की रूपरेखा पेश की गई है। और डेवलपमेंट, जैसे पहले मैंने बोला कि विकास हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आज पूरे संसार में, पूरे विश्व में हम देखते हैं कि एक मंदी के दौर से गुजर रहा है, और ऐसे में भारत की विकास दर सबसे तेज है। उस विकास दर का मोमेंटम हमें बनाए रखना, और उसमें ये बजट काफी कारगर होगा। हम चर्चा जारी रखेंगे। काफी कारगर सिद्ध होगा, और साथ में फिस्कल डिसिप्लिन के साथ प्लीज। हाँ जी, बहुत छोटा सा हमें ब्रेक लेना पड़ेगा, हम चर्चा जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड एमओयू होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तकनीकी सलाह लेकर घर बनाया, इसलिए ये सलामत है, वरना आज ही अपना भूकंप जोन जानिए और किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लीजिए। भूकंप में घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर एनडीएमए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड एमओयू होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बजट पर। संसद के दोनों सदनों में हुई चर्चा का आज जवाब दिया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। हमारे साथ प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर अनिल कुमार जी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अनिल कुमार जी, इससे पहले हम जैसे पूंजीगत व्यय की बात कर रहे हैं, आपने ये भी बताया कि किस तरीके से महिला और मध्यम वर्ग को काफ़ी सहूलियतें मिलेंगी। खासकर किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही जाती है। आंकड़े बताते हैं कि धीरे धीरे आय बढ़ रही, चाहे वो कृषि या फिर गैर कृषि क्षेत्र हो। उसके क्या प्रावधान और उसके क्या परिणाम आपको दिखते हैं वर्तमान बजट से? देखिए, मध्यम वर्ग में सबसे बड़ी जो रियायत दी गई है उसमें न्यू टैक्स रेजीम में अगर कोई 7 लाख रुपए की सालाना जिसकी आमदनी है उसको बिल्कुल टैक्स फ्री किया गया है। और जो टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है उसको भी 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया गया है। ये एक मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी रिलीफ मध्यम वर्ग के लिए है। और नए रेजीम, सरकार ने यह भी क्लियर किया है कि हम नए रेजीम की तरफ क्यों रुख कर रहे हैं, क्योंकि नया रेजीम एक सिंप्लीफाइड रेजीम है। हम देखते हैं कि पुराने रेजीम में दुनिया भर की डिडक्शंस, दुनिया भर के क्लेम्स, दुनिया भर की एग्जेम्पशंस थी जो आम आदमी को समझ में नहीं आती थी। तो उसके लिए नया रेजीम धीरे धीरे सिंप्लीफिकेशन की तरफ एक, मैं कह रहा हूं कि वो मूव है। पहले ये 2 साल पहले इनिशिएट हुआ था, लेकिन इस साल नए रेजीम को थोड़ा और बढ़ावा देने के लिए टैक्स स्लैब्स को भी कम किया है और साथ साथ एग्जेम्पशन लिमिट्स भी कम की है, एग्जेम्पशन लिमिट्स भी बढ़ाई है। जी प्रोफेसर अनिल कुमार, चलते चलते किसान, युवा और रोजगार, इस पहलू पर कहां देखते हैं? किसानों के लिए जो एक सबसे बढ़िया जो एग्रीकल्चर एक स्टार्टअप फंड शुरू किया है। आज हम देखते हैं कि हमारे पास जो युवा है जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, उनको एक पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट है। उनके पास कोई कृषि के अलावा और कोई साधन नहीं है जहां वो अपने आप को एंगेज कर सके। तो उसके लिए एक स्टार्टअप फंड की इसमें घोषणा की गई है और अलग अलग जगह एक स्टोरेज फैसिलिटीज का डिसेंट्रलाइजेशन हो, जिससे कि किसान अपनी जब फसल की कीमत जब अच्छी मिले उस वक्त उसको बेच सके, उससे पहले वो स्टोरेज फैसिलिटीज में उसको रख सकता है। ये बात तो किसानों की हुई। साथ में जो किसानों की क्रेडिट लिमिट है उसको भी बढ़ावा दिया और जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनको बताया इस बजट में कि उनको हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू जोड़ेंगे और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को तमाम तरह की रियायतें इस बजट में दी गई है। अब साथ साथ एमएसएमई सेक्टर में एक बहुत बड़ा रिलीफ इसके अंदर दिया गया है कि जो काफी इसमें बहुत बड़ी एक गंभीर समस्या थी कि एमएसएमई जो प्रोडक्ट्स बेचती थी क्रेडिट पर, वो उसका भुगतान नहीं होता था। इस बजट के अंदर प्रावधान है कि जो यूनिट्स एमएसएमई से खरीदेगी उसको जब वो भुगतान करेगी उसी वक्त उनको एक्सपेंडिचर अलाउड होगा, उससे पहले नहीं होगा। चलते चलते 10 लाख रोजगार के सर्टिफिकेट भी बांटे गए हैं प्रधानमंत्री और दूसरे लोगों द्वारा। रोजगार की दिशा में बेहद संक्षेप में कितना रोजगार देने वाला कारक बनेगा बजट? देखिए, जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं उससे रोजगार का बढ़ावा होना ही होना है। और साथ में जो कौशल विकास केंद्र 4.0 इंडस्ट्री की जो आज की जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साथ साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कोडिंग, ये आज की इंडस्ट्री की आवश्यकताएं हैं। इसके लिए कौशल केंद्र 4.0 की घोषणा की गई है, जिसमें कि इन सब इनका जो कौशल विकास और हो सके और वो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे, रोजगार के अवसर सृजित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अनिल कुमार जी हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो सबका साथ, सबका विकास, समावेशी विकास और विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में बेहद मददगार होगा ये वर्तमान बजट, क्योंकि इसमें उपेक्षित को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है और राष्ट्र प्रथम की नीति को पूरी तरह अंगीकार किया गया है। तो इस विशेष प्रसारण में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। Reform, perform, transform से ग्रेट परफॉर्मेंस